Hello students, friends, audience and guys, how are you today? I hope that everyone is extremely absolutely fine. मैं प्रवेश कुमार आप सभी का आप सबके अपने चैनल इंग्लिश विद प्रवेश में मोस्ट वेलकम करता हूँ और आशा करता हूँ मेरे एफर्ट्स मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफ़ी यूजफुल और बेनिफिशियल प्रूव होंगे। सो गाइज आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वॉइस के टॉपिक पर। अब वॉइस का टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th के लिए। अब मैं ये कोई पर्टिकुलर नहीं कहूँगा कि क्लास 12th के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ग्रामर जानने के लिए, ग्रामर की नॉलेज रखने के लिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को सीखना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की नॉलेज के बगैर हमारा ग्रामर का जो नॉलेज है वो अधूरा होता है। खाली टेंस और मोडाल सीखने से हम ये नहीं कह सकते कि हमें ग्रामेटिकल पार्ट का अच्छा खासा नॉलेज है। वॉइस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ग्रामर में, तो उसको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम कवर करेंगे वॉइस का इंट्रोडक्शन, यानी कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का इंट्रोडक्शन इसमें हम सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स यदि आप चाहते हो कि ये वीडियो आपको प्रॉपर्ली समझ आए, आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप्स पर बने, आपकी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग इस वीडियो पर बने, तो प्लीज़ इसको स्टार्टिंग टू एंडिंग इंटेंशनली वॉच एंड कॉन्स्टेंटली वॉच कीजिएगा। एट लास्ट यदि आपको लगे कि आपको ये प्रॉपर्ली समझ आ गया स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज़ आने वाली नोटिफिकेशन बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए। सो स्टूडेंट्स टाइम को वेस्ट ना करते हो, प्लीज़ कम टू द पॉइंट पर आते हैं और डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वॉइस। तो स्टूडेंट्स बने रहेगा मेरे साथ, देखते रहेगा, ये वीडियो आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले स्टूडेंट्स। ओके, तो अभी हम जैसे मैंने कहा कि इसमें वॉइस का हम इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि वॉइस एक्चुअल में होता क्या है। अब वॉइस स्टूडेंट्स वैसे तो आवाज़ होता है, लेकिन आवाज़ कहना एक नाउन का काम करता है स्टूडेंट्स। वॉइस ये कौन सी क्लास ऑफ ग्रामर का काम करता है स्टूडेंट्स? नाउन का काम करता है। तो इसका हिंदी होता है आवाज़, लेकिन ग्रामेटिकल पोर्शन की बात की जाए तो वहाँ आवाज़ सेंस फिट नहीं रहती स्टूडेंट्स वॉइस के लिए, तो इसको हम बोलते हैं वाच्य। एज ए नाउन कंसिडर करते हैं तो आवाज़ होता है, लेकिन वॉइस अगर हम टॉपिक सीख रहे हैं ग्रामर में तो आवाज़ से इसका हिंदी नहीं बनाएंगे, वाच्य बोलेंगे इसको। जैसे कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, इससे नाउन को उसमें यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि सी रेज्ड हर वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस। सी रेज्ड, देखिएगा रेज स्टूडेंट्स जो है ये कोई मुद्दा उठाना, कोई प्रश्न उठाना, राइट। एक वर्ब होती है राइज, राइज होता है उठना, कोई चीज़ उदय होना, जागृत होना। जैसे हम बोलते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य जो है ईस्ट से, पूर्व से उदय होता है। तो ये रेज होता है कोई काम करना, यानी कि इसको हम हैपनिंग वर्ब बोलते हैं। ये अपने आप होता है, कार्य अपने आप होता है, और ये रेज जो होता है वो ये किसी के द्वारा कार्य किया जाता है। सी रेज्ड, वह उठाती है, हर वॉइस अपनी आवाज़, अगेंस्ट इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाती है। तो ये एग्जाम्पल दिया मैंने, वॉइस को यूज़ किया नाउन को यहाँ पर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है स्टूडेंट्स की अब टॉपिक में इसका डेफिनेशन क्या होता है, वॉइस किसे कहेंगे हम, क्योंकि हम स्टार्टिंग से सीखते आ रहे हैं 6th क्लास से कि वॉइस जो है ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन आई थिंक बच्चों के माइंड में काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं, कन्फ्यूजन रहती है कि ये टॉपिक एक्चुअल में किस प्रकार सीखा जाए कि ये ईजिली हमारे समझ में आ जाए, अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रिप इसमें बन जाए, ओके, लंबे टाइम तक, लॉन्ग टर्म तक हमारे माइंड में रिटेन रहे। तो उसके लिए स्टूडेंट्स देखिए, टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं और आसान से आसान तरीका, मेथड ऑफ टीचिंग जो है उसको इख्तियार करना पड़ता है ताकि बच्चों को आसानी से समझ आ जाए। तो कोशिश की जाएगी इस वीडियो में कि आपको आसान से आसान तरीके से इसको सिखाया जाए। तो वॉइस का डेफिनेशन देखिएगा। वैसे वॉइस स्टूडेंट्स एक वर्ब का फॉर्म ही होता है, वर्ब का फॉर्म होता है ये। मैं आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स कर रहा हूँ, कोई ज़्यादा आपको कम्प्लीटली इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं सिखाऊंगा। इसमें हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो, सभी को बराबर ये समझ आएगा। वर्ब का फॉर्म ही वॉइस होता है, ऑलराइट। वॉइस क्या है? वर्ब का फॉर्म। देखिए टेंस भी वर्ब का फॉर्म होता है, वॉइस भी वर्ब का फॉर्म होता है, मोडाल भी वर्ब का फॉर्म होता है। तो काफ़ी सारे ग्रामर के पोर्शन ऐसे जो वर्ब का ही फॉर्म होते हैं। तो वर्ब का फॉर्म क्या है? ये वॉइस है। जैसे सेंटेंस में कोई बना देता हूँ, फिर डेफिनेशन की बात भी कर लेंगे, क्योंकि डेफिनेशन थ्योरेटिकल कम सीखनी चाहिए, प्रैक्टिकल उसको करना चाहिए ताकि वो अच्छे से समझ आए। जैसे मैंने कहा कि ही हेल्प्स मी, वह मेरी सहायता करता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है स्टूडेंट्स। तो इसमें वर्ब ये क्या है? ये वॉइस है, इसको आप टेंस बोल लो, ऑलराइट। एक प्रकार से टेंस है, ये एक्टिव वॉइस है हमारा। अब जैसे मैंने कहा कि आई एम हेल्प्ड बाय हिम,
अब ये मैंने कैसे चेंज किया, इस पर आपको माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सिर्फ वही सीखते जाइएगा। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि वॉइस जो है एक वर्ब का फॉर्म होता है, वो कैसे होता है। ही हेल्प्स मी प्रेजेंट इंडेफिनिट, वह मेरी सहायता करता है। तो ये हेल्प्स क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ही सीट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी ऐसी यूज होता है। तो ये वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस में ये वर्ब काम कर रही है स्टूडेंट्स, राइट। ये सेंटेंस क्या है, एक्टिव सेंटेंस है। और ये जो वर्ब है ये आपकी क्या है, एक्टिव वॉइस में ये काम हो रहा है। अब मैंने कहा आई एम हेल्प्ड बाय हिम, उसके द्वारा मेरी सहायता की जाती है। अब ये एम और हेल्प, ये पैसिव वॉइस है स्टूडेंट्स। ये जो वर्ब काम कर रही है यहाँ, ये पैसिव वॉइस में काम कर रही है। ओके, तो वर्ब ही स्टूडेंट्स वॉइस होता है। ये आपको बात क्लियर हो गई यहाँ पर। अब देखिएगा डेफिनेशन क्या है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अ वॉइस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब, एक वर्ब की फॉर्म है विच शोज इट्स कनेक्शन विद द सब्जेक्ट। यानी कि अ वॉइस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब, यानी किसी भी वर्ब की फॉर्म को हम वॉइस कह सकते हैं। अ वॉइस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शो, जो दिखाती है इट्स कनेक्शन, अपना कनेक्शन। ये इट्स किसके लिए यूज किया गया है, वॉइस के लिए, क्योंकि वॉइस कोई लिविंग थिंग तो है नहीं स्टूडेंट्स, राइट, जिसके लिए हम ही से यूज करेंगे, तो इट यूज किया। तो इसमें कहा कि विच शो, जो दिखाती है अपना कनेक्शन, अपना संबंध विद द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ। या फिर आप यूँ कह सकते हो इट शोज whether the subject does something, यह दिखाती है कि सब्जेक्ट जो है वो कुछ करता है, या तो सब्जेक्ट कुछ करता है, और या फिर something is done to the subject, या फिर सब्जेक्ट के लिए कुछ किया जाता है। बात क्लियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशन से यही क्लियर होता है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर या तो सब्जेक्ट कुछ करता है, सब्जेक्ट डज समथिंग, सब्जेक्ट कुछ करता है, या फिर समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट के लिए कुछ किया जाता है। क्योंकि स्टूडेंट सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, जिसको हम हिंदी में कर्ता बोलते हैं, वही कार्य करता है, और जो कार्य होता है वो वर्ब होता है, राइट। जब सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, जो प्रोसेस चलती है, तो उसका जो अफेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट पर होता है, और राइट, जो परिणाम निकलता है। तो स्टूडेंट्स से जब सब्जेक्ट कार्य करेगा तो वो एक्टिव वॉइस हो जाएगा, जब सब्जेक्ट पर काम होगा तो वो पैसिव वॉइस हो जाएगा, राइट। बहुत ही सिंपल है, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, एग्जाम्पल से आप सीख सकते हो। जैसे मैंने कहा कि आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब आपका, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए कि एक्टिव वॉइस है। कैसे पता लगता है एक्टिव वॉइस है स्टूडेंट, जो सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ टेंसेज, जो भी सेंटेंस टेंस के रूल के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ टेंसेज का मतलब क्या, टेंस के रूल के अकॉर्डिंग काम करता है, वो सेंटेंस एक्टिव होता है। अब देखिए आई के साथ, वी के साथ, यू, दे के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ही, सी, इट के साथ एस या एस यूज़ करते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, ये डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू टेंस काम हो रहा है, एक्टिव हो गया। इसमें काम कौन करता है, सब्जेक्ट करता है। तो सब्जेक्ट डज समथिंग, कुछ करता है, तो एक्टिव हो गया। अब इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि फूड इज़ ईटन बाय मी। अब आप कहोगे सर ये कैसे चेंज किया, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि आपको इस पर अपना माइंड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, आप सिर्फ सीखते जाइएगा। जब ज़रूरत आएगी तो मैं आपको टेबल भी सिखाऊंगा, और टेबल के अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा कैसे ये चेंज होता है। अब मैं बता रहा हूँ कि एक्टिव वॉइस कैसे, पैसिव वॉइस कैसे। तो देखिए फूड इज़ ईटन बाय मी, इसमें खाना कौन खाता है, मैं खाता हूँ। खाना तो इसमें भी मैं ही खाता हूँ, मेरे द्वारा खाया जाता है। इसमें मैं डायरेक्टली खाता हूँ, इसमें मेरे द्वारा खाया जाता है। तो इसमें सब्जेक्ट यहाँ था, ऑब्जेक्ट यहाँ था, तो स्थान बदल गया, ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया और सब्जेक्ट यहाँ चला गया। तो सब्जेक्ट का स्थान ये है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया, तो स्थान क्या है, सब्जेक्ट का है। तो सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। ये स्थान किसका है, ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया आपका। तो स्थान बदलते ही उसके फॉर्म बदल जाती है। आई, माई, मी, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ये आ गया है, लेकिन काम सब्जेक्ट का ही कर रहा है। मैं खाना खाता हूँ, मेरे द्वारा खाना खाया जाता है। स्थान बदले हैं स्टूडेंट, स्थान के अनुसार उनकी जो पोजीशन है, उनका जो फॉर्म है वो बदल जाता है। अब ये फूड जो है ऑब्जेक्ट है, अब ये यहाँ सब्जेक्ट बनेगा तो भी फूड ही रहेगा, राइट। लेकिन यहाँ जो ये आई लिखा गया है, अब ये सब्जेक्ट के फॉर्म में है,
राइट। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आएगा तो मी हो जाएगा, लेकिन काम सब्जेक्ट का ही करेगा। अब इसमें देखिएगा, क्या ऐसा रूल आपने कभी पढ़ा है? ये अगेंस्ट द रूल्स ऑफ टेंसेस, ये अगेंस्ट काम कर रहा है, अगेंस्ट द रूल्स ऑफ टेंसेस। अब किसी भी टेंस में आपने नहीं देखा होगा कि इज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आप लगाइए। तो जो टेंस के रूल्स को फॉलो करता है वो एक्टिव होता है, जो टेंस के रूल्स के अगेंस्ट होता है वो पैसिव होता है। क्योंकि टेंस हम सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। यही सेम पोर्शन पास्ट में होता है, यही सेम पोर्शन फ्यूचर में होता है। तो वहाँ कहीं नहीं लिखा होता कि इज के साथ आप थर्ड फॉर्म लगाइए, तो ये पैसिव हो गया आपका। ऑलराइट, तो इसमें जो डेफिनेशन मैंने लिखा वो क्लियर हो रहा है कि समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट के लिए कुछ किया गया, सब्जेक्ट कुछ करता है, सब्जेक्ट डज समथिंग, खाना खाता है। इसमें सब्जेक्ट के लिए कुछ किया जाता है, सब्जेक्ट पर कुछ होता है, मेरे द्वारा खाना खाया जाता है। तो काम किस पर हो रहा है? फूड पर हो रहा है। तो सब्जेक्ट के लिए कुछ किया गया है। ओके, अब देखिएगा इसके जो टाइप्स होती है स्टूडेंट्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वॉइस का जो टाइप्स है वो आपको मैं सिखा देता हूँ। ये 2 टाइप्स में डिवाइड होता है स्टूडेंट्स। फर्स्ट होता है एक्टिव वॉइस, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में लिखा था। सेकंड होता है पैसिव वॉइस। अब देखिएगा जो एक्टिव वॉइस स्टूडेंट्स, एक्टिव का हिंदी एक्चुअल में क्या होता है, जिसको आप चुस्त बोलते हो या फिर आप सक्रिय बोलते हो। और पैसिव का हिंदी क्या होता है स्टूडेंट्स? सुस्त बोलते हो आप, या इसको निष्क्रिय बोल सकते हो। राइट। अब वॉइस क्या है? आवाज, क्या आप इसको वाच्य कह सकते हो। तो चुस्त या सक्रिय आवाज सक्रिय वाच्य, या सुस्त निष्क्रिय आवाज निष्क्रिय वाच्य बोल सकते हो। लेकिन ग्रामर का पोर्शन स्टूडेंट्स, तो वहाँ ये चीज़ें औकट लगती हैं कि सुस्त या चुस्त आवाज या वाच्य, तो इसको हम बोलते हैं कर्तृवाच्य और इसको हम बोलते हैं कर्मवाच्य, जहाँ कर्ता प्रधान होता है स्टूडेंट्स, ये आप सीखते आए हो, और जहाँ कर्म प्रधान होता है। अभी आप इस एग्जाम्पल से देख लीजिएगा, एक्टिव वॉइस जिसमें मैंने आपको सिखाया, आई ईट फूड, इस सेंटेंस में कर्ता प्रधान है, सब्जेक्ट मेन है, डूअर, यानी कि काम कौन करता है? सब्जेक्ट करता है। खाना कौन खाता है? आई। तो ये एक्टिव वॉइस हुआ। कर्तृवाच्य, कर्ता इसमें मेन है, इसमें ऑब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है, ना वर्ब का इतना इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, आई का इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है। एक्टिव से पैसिव कब बनाया जाता है स्टूडेंट्स? जब सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस कम हो जाता है और वर्ब का या ऑब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, तो तुरंत पैसिव बन जाता है। अब इस सेंटेंस में देखिए, इंपॉर्टेंस किसका है? सब्जेक्ट का है, तो एक्टिव हो गया। अब यहाँ देखिएगा, इंपॉर्टेंस किसका है? ऑब्जेक्ट का या वर्ब का। फूड इज ईटन, खाना खाया जाता है, मैं खाना खाता हूँ, खाना खाया जाता है। अगर मैं बाय मी नहीं भी लिखता हूँ तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। यदि कोई पूछता है मुझसे कि किसके द्वारा खाना खाया जाता है, तो मैं बताऊँगा बाय मी। नहीं तो फूड इज ईटन, यहाँ वर्ब का इंपॉर्टेंस है, ऑब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस है, और सब्जेक्ट का कोई इंपॉर्टेंस यहाँ नहीं है। तो जब ये कंडीशन लागू होती है, कोई टेक्निकल प्रोसेस होता है या फिर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस कम हो जाता है कंपेयर किया जाए तो ऑब्जेक्ट या वर्ब से, तो वही तुरंत पैसिव बन जाता है। कई बार पूछते हैं कि वाई डू वी चेंज एक्टिव इनटू पैसिव, हम एक्टिव से पैसिव क्यों बनाते हैं, क्या रीज़न है? तो रीज़न यही होता है स्टूडेंट्स कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस कम पड़ जाए, ऑब्जेक्ट या वर्ब का इंपॉर्टेंस बढ़ जाए, तो तुरंत पैसिव बनता है। जैसे मैंने कहा कि मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, तो आई का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, मैं किताब पढ़ता हूँ, राइट। सब्जेक्ट इसमें मेन है, कर्तृवाच्य हो गया। अब मैंने कहा किताब पढ़ी जाती है, किसी ने कहा किसके द्वारा, किसी ने क्वेश्चन रेज किया तो मैंने कहा कि मेरे द्वारा, नहीं तो मैं कहूँगा किताब पढ़ी जाती है, तो किताब पढ़ी जाती है, तो किताब ऑब्जेक्ट और पढ़ा जाना उसको, राइट, वो हमारा वर्ब हो गया, तो हमने तुरंत उसको पैसिव बना दिया। तो इस प्रकार से हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो कर्तृवाच्य आपको पता लग गया कि क्या होता है। अब इसमें कर्मवाच्य, यानी कि यहाँ सब्जेक्ट क्या है? आई है, और यहाँ सब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट बना हुआ है, फूड यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ कर्ता प्रधान है, यहाँ कर्म प्रधान है। हालांकि काम आई कर रहा है, हालांकि यहाँ भी काम आई के द्वारा ही हो रहा है, आई का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है मी है, लेकिन स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो जो सब्जेक्ट का स्थान होता है वहाँ ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट प्रधान है, कर्म प्रधान है, और सब्जेक्ट का स्थान यहाँ पर है तो यहाँ आई लिखा गया, ये सब्जेक्ट प्रधान है, ये ऑब्जेक्ट प्रधान है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा आगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, डेफिनेशन की हम बात कर लेते हैं। और डेफिनेशन आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली समझाया जाए, कोई थ्योरेटिकल नहीं होगा, एग्जाम्पल बेस्ड वो चीज़ें होंगी, एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाई जाएगी, राइट। तो देखिएगा, एक्टिव वॉइस का डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ a verb
एक्ट्स, जब किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट एक्ट्स यानी कि कोई कार्य करता है उसको हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। या फिर आप यूँ बोल सकते हो कि द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, यानी कि किसी भी एक्शन का जो कार्य करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, एक्शन यानी कि वर्ब का जो डूअर है, जो करता है, जो कार्य करने वाला है, वो सब्जेक्ट ही होता है, तो उसको हम एक्टिव वॉइस बोल देते हैं। या फिर आप ये बोल सकते हो व्हेन द सब्जेक्ट डज समथिंग, जब करता कुछ भी करता है तो उसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं। ये तीनों ही डेफिनेशन फ्रेंड्स बहुत इजी हैं, बहुत ही सिंपली आपको समझ आएंगे। ये प्रैक्टिकली आप अडॉप्ट कर सकते हो, एग्जाम्पल के बेस पर आपने को लेकर चल सकते हो, राइट। अब देखिए पैसिव वॉइस की अगर बात करनी है तो देखिएगा बहुत सिंपल डेफिनेशन रहेगा। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज एक्टेड अपॉन, यानी कि जब किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट पर काम किया जाता है, यहाँ तो किसी वर्ब का सब्जेक्ट काम करता है, यहाँ किसी वर्ब के सब्जेक्ट पर काम किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पैसिव। या फिर आप ये बोल सकते हो कि द सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, यानी कि जब सब्जेक्ट किसी वर्ब का, किसी कार्य का रिसीवर होता है तो उसको हम पैसिव बोलते हैं, ऑलराइट। या फिर आप ये बोल सकते हो समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए कुछ किया जाता है तो उसको हम पैसिव बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, राम हेल्प्स हरि। अब देखिए राम हरि की सहायता करता है, राम किसकी सहायता करता है? हरि की सहायता करता है। ये सब्जेक्ट पार्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट पार्ट हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब टेंस के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, सिंगुलर नाउन है, वर्ब के साथ एस लिखा है तो ये एक्टिव हो गया। अब देखिएगा इसमें जो ये राम है स्टूडेंट्स, राम द पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग, यानी कि ये जो व्यक्ति है राम, ये सब्जेक्ट के द्वारा व्यक्त किया गया है, ये कुछ करता है, हरि के लिए कुछ करता है। क्या करता है? सहायता करता है। ओके, अब यदि इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि हरि इज हेल्प बाय राम, ये पैसिव वॉइस हो गया। अब कैसे बना, रूल्स आपको बाद में बताए जाएंगे, पहले इंट्रोडक्शन हम ले रहे हैं इसका। देखिएगा इज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये टेंस के रूल्स के अगेंस्ट है, इसलिए पैसिव वॉइस से कहीं मैंने नहीं सिखाया आपको टेंस में कि इज के साथ थर्ड फॉर्म लगाइएगा। जहाँ भी बी की फॉर्म के साथ थर्ड हम यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो फिर वो आपको पैसिव वॉइस ही बनता है, राइट। अब इसमें देखिएगा कि समथिंग इज डन टू हरि, हरि के लिए कुछ किया गया है, ऑलराइट, बाय द पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट, बाय द पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा कुछ किया गया है, किसके लिए? हरि के लिए। यह काम कौन करता है? राम करता है। यह भी काम कौन करता है? राम करता है। तो ये सब्जेक्ट काम करता है हरि के लिए, यह सब्जेक्ट के लिए काम किया गया है, सब्जेक्ट के लिए काम किया गया है किसके द्वारा? राम के द्वारा। ओके, तो इस प्रकार से डेफिनेशन आप प्रैक्टिकली इन पर लागू कर सकते हो। अब ये देखिए जो सब्जेक्ट है वो इस एक्शन को करता है, राइट। या आप ये बोल सकते हो कि सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन। ओके, सब्जेक्ट डज समथिंग। यहाँ देखिएगा कि जो सब्जेक्ट है उस पर एक्ट किया गया है, द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज एक्टेड अपॉन, इस पर काम किया गया है किसके द्वारा? राम के द्वारा। या आप ये बोल सकते हो कि द सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, इस एक्शन का रिसीवर है सब्जेक्ट, हेल्प किसी हुई है? हरि की हुई है, तो रिसीवर हुआ ये। ओके, या फिर आप ये बोल सकते हो कि समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए कुछ किया गया है, ये सब्जेक्ट के पार्ट पर है तो इसके लिए कुछ किया गया किसके द्वारा? राम के द्वारा। तो ये एक्टिव पैसिव होता है स्टूडेंट्स। एक सिंपल तरीका ये है कि स्टूडेंट्स एक्टिव ओ से जो पैसिव बनाया जाता है वो तभी बनाया जाता है जब वर्ब का इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाता है, ऑब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस कम पड़ जाता है। जैसे मैंने कहा कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब देखिएगा मैं सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। हिंदी का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, इंग्लिश में क्या बनता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब इसमें मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो इंपॉर्टेंस किसका है? सब्जेक्ट का है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि क्रिकेट खेला जाता है तो आप मुझे बताइए सब्जेक्ट कहाँ है इसमें? इसमें कहीं नहीं है, सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस इसमें डाउन कर दिया गया है। इसमें जो ये ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ उठाया गया है सब्जेक्ट की जगह पर, तो क्या लिखेंगे? क्रिकेट इज प्लेड। तो ऑब्जेक्ट और वर्ब का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है, सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस जो है वो नेगलेक्ट कर दिया गया है, इसलिए ये पैसिव बन गया स्टूडेंट्स। कोई पूछता है किसके द्वारा, तो फिर मैं कहूँगा
कि बाय मी मेरे द्वारा। अगर कोई नहीं पूछता है तो मैं नहीं बताऊंगा। तो जहाँ इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्ट और वर्ब का बढ़ जाता है, सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस कम पड़ जाता है तो पैसिव बनता है, और जहाँ सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है वो एक्टिव होता है। अब देखिएगा एक्टिव वॉइस के अंदर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी यूज होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म भी यूज होता है, थर्ड फॉर्म भी होता है, फोर्थ भी होता है, फिफ्थ भी होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में खाली वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है स्टूडेंट्स। राइट, क्योंकि देखिए एक्टिव वॉइस तो टेंस के अकॉर्डिंग होते हैं। टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ फॉर्म हम बोलते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को, और फिफ्थ फॉर्म होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस को। ओके, और जो वर्ब का सेकंड होता है, थर्ड फॉर्म होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पर काम करते रहते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस में खाली वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। और एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ ये रहेगी स्टूडेंट्स कि एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस हम बनाते हैं तो आपको लगता है कि टेंस बदलता है या नहीं बदलता है? बिल्कुल नहीं बदलता है स्टूडेंट्स। अब आप कहोगे कि अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म होता है, टेंस तो बदल गया। बिल्कुल नहीं बदलता स्टूडेंट्स। अब ध्यान दीजिएगा, एक्टिव वॉइस का जो मेन वर्ब होता है, एक्टिव वॉइस का जो मेन वर्ब का जो फॉर्म होता है स्टूडेंट्स वो, और पैसिव वॉइस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसका जो फॉर्म होता है, दोनों सेम होता है स्टूडेंट्स। ये बात ध्यान रखने की। यानी कि एक्टिव वॉइस का जो मेन वर्ब का फॉर्म है, चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, वो, और पैसिव वॉइस का जो हेल्पिंग फॉर्म होता है वो दोनों एक ही रूप में होते हैं, एक ही टेंस में होते हैं, इसलिए टेंस कभी नहीं बदलता। ये चीज़ मैं एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर देता हूँ। आगे देखिए, जैसे मैंने कहा कि राम हेल्प्स मी, राम मेरी सहायता करता है। अब इसमें आप देखिएगा मेन वर्ब क्या है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस को हम बोल देते हैं वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो इसमें अब ये हेल्प्स लिखा गया है। ओके, तो अब यहाँ अगर मैं इसको पैसिव में बदलने वाला हूँ, ये एक्टिव वॉइस आपका, इसको पैसिव बनाना है, तो आई एम हेल्प बाय राम। अब देखिएगा ये कैसे बदला, ये आपको टेबल से बताया जाएगा, चार्ट से समझाया जाएगा कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट काउंटिन्यूस में जाएगा, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, आई के साथ प्रेजेंट काउंटिन्यूस में क्या लगता है, एम लगता है, ही के साथ इज लगता है, और वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ आर लगता है। तो आई एम हेल्प्ड बाय राम, राम के द्वारा मेरी सहायता की जाती है। अब इसमें देखिएगा हेल्प्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्टूडेंट्स, उसके साथ एस यूज़ किया गया मैंने, तो यहाँ एम कौन सा है, बी का फर्स्ट फॉर्म है। ओके, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म हर पैसिव वॉइस में होती है। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म हर पैसिव सेंटेंस में मिलती है स्टूडेंट, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो देखिएगा पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग होती है वो बी की ही फॉर्म होती है स्टूडेंट्स। राइट, अब जैसे मैंने लिखा कि आई रॉट ए लेटर, मैंने पत्र लिखा, ये पास्ट आपका इंडेफिनिट हो गया। अब इसमें देखिएगा ए लेटर, मैं इसको पैसिव बनाता हूँ, was written by me, मैंने पत्र लिखा, पास्ट इंडेफिनिट है, मेन वर्ब क्या है, सेकंड फॉर्म। अब मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, इसमें काम कौन करता है, मैं, सब्जेक्ट, इसमें काम किस पर हुआ है, सब्जेक्ट पर हुआ है, एक्टिव हो गया, पैसिव हो गया। तो मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, अब इसमें थर्ड फॉर्म, इसको हम कंसीडर करते नहीं है, तो इसकी जो पैसिव वॉइस की जो मेन वर्ब है वो सेकंड फॉर्म है, तो वॉज बी की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म स्टूडेंट्स। ओके, तो एक्टिव वॉइस का मेन वर्ब और पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब, जो कि हमेशा बी होता है, वो दोनों एक ही फॉर्म में रहते हैं, इसलिए टेंस नहीं बदलता। अगर मैं थर्ड फॉर्म को हटा दूँ तो देखिए आई रोट, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म है, एल लेटर के बाद सेकंड फॉर्म है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट हुआ, ये भी पास्ट इंडेफिनिट हुआ। ओके, उसी प्रकार से हम फ्यूचर का बना लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि आई शैल राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखूंगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट स्टूडेंट्स, इसका पैसिव बनेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो ए लेटर विल बी रिटन बाय मी, यानी कि इसमें पत्र कौन लिखता है, मैं, और यहाँ पत्र पर काम होता है, यहाँ काम करने वाला कौन है, आई, यहाँ काम बी सब्जेक्ट के द्वारा ही होता है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट का पार्ट है इस पर काम होता है। ओके, सब्जेक्ट डज समथिंग, यहाँ पर क्या है, समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कुछ करता है, सब्जेक्ट के लिए कुछ किया जाता है। अब इसमें देखिएगा यहाँ की जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है स्टूडेंट्स, तो यहाँ की जो हेल्पिंग वर्ब वो क्या है, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड को हम कंसीडर करते नहीं है क्योंकि ये हर पैसिव में होती है। अब देखिएगा इसको भी फ्यूचर इंडेफिनिट ही कहेंगे, टेंस नहीं बदला है, क्योंकि यहाँ की मेन वर्ब और यहाँ की हेल्पिंग एक ही है। शेल लिखा हुआ है तो यहाँ विल लिखा हुआ है, राइट, आई के हिसाब से शेल है, लेटर के हिसाब से विल है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है अपने आप में, राइट। तो ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट है। कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय टेंस नहीं बदलता है। एक्टिव वॉइस की जो मेन वर्ब होती है, पैसिव वॉइस की जो बी की फॉर्म होती है, दोनों एक ही टेंस में होती है, एक ही फॉर्म में होती हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपको चीज़ें सीखनी थी। ये इंट्रोडक्शन आपको मैंने बताया है। तो इसमें किस प्रकार से हम इसकी डेफिनेशन का समझते हैं, डेफिनेशन को प्रैक्टिकली कैसे समझ सकते हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है, क्यों इनको एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है, क्या रीज़न होता है, एक्टिव वॉइस में कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, पैसिव में कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, क्या एक्टिव से पैसिव बनते समय टेंस बदल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर की स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी कोई डाउट नहीं रहा होगा एक्टिव पैसिव को समझने में, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, जो भी लाइटली चीज़ें थी, जो भी जनरल बातें मैंने आपको बताई हैं। आशा करता हूँ कि आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्टिव से पैसिव बनाते समय जो चार्ट हम इस्तेमाल करते हैं, एक्टिव से पैसिव का जो टेंस का जो चार्ट बनता है, कैसे वो बदलते हैं, कोई सेंटेंस एक्टिव का है उसको पैसिव बनाते समय किस टेंस में वो जाता है। तो कंप्लीटली टेबल के साथ हम इसको सीखेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेंस चार्ट के साथ कि कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग। बाय गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक।